अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS610 लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ये हमने CS610 कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका लेक्चर नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाय स्टफिंग का। तो बेसिकली हम देखेंगे कि बाय स्टफिंग क्या होती है। Sometimes the special character SOH and EOT many appear in data and as the part of the data they will be misinterpreted as framing data। वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ हेड और एंड ऑफ टेल अपने डाटे के साथ, यानी जो हमने लास्ट लेक्चर में डाटा पैकेट्स पढ़े थे, हम डाटा पैकेट्स के साथ दो चीज़ें ऐड करते थे। फर्स्ट क्या था, स्टार्ट ऑफ हेड, एंड सेकंड क्या था, एंड ऑफ टेल। वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपकी डाटा फ्रेमिंग को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बाय स्टफिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाटा पैकेट जब सेंड करते हैं उसके साथ आप दो चीज़ें ऐड करते हैं। नंबर वन होता है स्टार्ट ऑफ हेड, एंड नंबर लास्ट पे आता है, सेकंड नंबर है एंड ऑफ टेल। ये दो चीज़ें अगर आप साथ में ऐड करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं, इस तरह की जो स्पेशल करैक्टर आप ऐड कर देते हैं अपने डाटे के साथ, ये क्या करते हैं, मिस इंटरप्टेड करते हैं एज फ्रेमिंग डाटा। ठीक है, ये मिस इंटरप्शन करते हैं आपके डाटे में। तो इस चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, इन चीज़ों से बचने के लिए बाय स्टफिंग की जाती है। ठीक है, मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं आपको। ये यहाँ तक हमने पढ़ा है। इन जनरल टू बिटवीन डाटा बीइंग सेंट एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन सच एज द फ्रेम delimiter networks system arrange for the sending side to change the data slightly before it sent because system usually insert data or byte to change data for transmission। तो इसमें क्या होता है, डाटा स्टफिंग में एक टेक्निक अपनाई जाती है जिसमें आपका जो डाटा होता है उसके साथ कुछ एडिशनल डाटा जो है वो सेंड किया जाता है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, डाटा स्टफिंग। ठीक है, डाटा स्टफिंग दो तरह की होती है, बाय स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग। अच्छा, मजीद आगे जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6, ये तीनों लेक्चर जो हैं, इनमें से ना तो आपके क्विज आने हैं, ना इनमें से आपकी असाइनमेंट आनी है, और ना इन लेक्चर में से आपकी कोई जीडीबी आनी है। लेक्चर नंबर 3 में सर ने बताया था कि ये तीनों लेक्चर जो हैं जस्ट हम एज अ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, ये तीनों लेक्चर जो हैं जस्ट हम इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। इनमें से ना असाइनमेंट आनी है, ना क्विज आनी है, और ना आपका कोई फाइनल टर्म का पेपर आना है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लेक्चर आप लोगों को डिटेल के साथ नहीं करवाऊंगा, जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इन लेक्चर्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन दी। अब लेक्चर नंबर 5 है, यहाँ पर भी मैं मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा कि लेक्चर में हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ये कोर्स का हिस्सा नहीं है। जस्ट हमने इनको पढ़ना है। सर ने कहा कि आगे आने वाले लेक्चर में ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हम ये चीज़ें सिर्फ जानेंगे, बल्कि इनकी वर्किंग को नहीं देखेंगे डीपली। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि लेक्चर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं की इसमें। तो इसकी वजह यही है कि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 7 से हम जो है वो इसके मजीद अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी आप जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे इस लेक्चर को लें। आगे एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, वो भी हमारे एग्जाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको एज अ इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। अच्छा, ये देखें डाटा स्टफिंग क्या होता है। आपका जो डाटा होता है उसके साइड में आप एडिशनल डाटा पुट कर देते हैं, तो वो आपका डाटा स्टफिंग कहलाता है। ठीक है, डाटा स्टफिंग की दो टेक्निक्स हैं। देर आर टू टाइप ऑफ डाटा स्टफिंग। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ से क्विज आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से असाइनमेंट आएगी। इन 3 लेक्चर में से आपका कुछ भी नहीं आना। ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्विज कहाँ से बन रहा है या फिर क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, जब इनमें से आना ही कुछ नहीं है लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6 से। तो देन फिर मैं आप लोगों को क्यों बताऊं कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से ये क्विज बन रहा है। तो बेसिकली इन 3 लेक्चर में से आपका कुछ भी नहीं आना। लेक्चर नंबर 3 अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनमें से कुछ क्यों नहीं आना, क्योंकि सर ने बताते खुद कहा है कि ये हमारे फाइनल टर्म का हिस्सा नहीं है। अच्छा, चलते हैं टॉपिक की तरफ। बाय स्टफिंग क्या है, बिट स्टफिंग क्या है। तो बिट बाय स्टफिंग देखते हैं कि बाय स्टफिंग रेफर स्टफिंग विद करैक्टर। अगर हम जो है वो अपनी डाटा स्टफिंग आपने समझी है ना कि डाटा स्टफिंग क्या है। डाटा स्टफिंग है आपका डाटा इंसर्ट करना
आपका एक डाटा है उसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा डाटा इंसर्ट करते हैं तो वो डाटा स्टफिंग कहलाता है। लेकिन ये दो तरह की स्टफिंग होती है, पहली होती है करैक्टर स्टफिंग, दूसरी होती है बिट स्टफिंग। ठीक है, बाय स्टफिंग को करैक्टर स्टफिंग भी कहा जाता है। तो बाय स्टफिंग में देखें अगर आप करैक्टर यूज करते हैं, आप एडिशनल करैक्टर ऐड करते हैं तो वो आपका बाय स्टफिंग कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ क्या है, रेंडेड हार्डवेयर एंड बिट स्टफिंग रेफर टू द बिट रेंडेड हार्डवेयर। देखें अगर आप जो बिट्स ऐड करेंगे देन फिर वो किसको रेफर करेगा, आपके बिट रेंडेड यानी कि बिट स्टफिंग को रेफर करेगा। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखें बाय स्टफिंग ट्रांसलेट ए रिजर्व बाइट इन टू अनरिजर्व बाइट्स। आपका बाय स्टफिंग क्या करता है, आपकी जो रिजर्व बाइट होती हैं उनको दो अनरिजर्व बाइट्स में ट्रांसलेट कर देता है। इसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल इट कैन यूज ई एस सी प्रीफिक्स फॉलोड बाय, तो यहाँ पे देखें इट कैन यूज ई एस सी एज प्रीफिक्स फॉलोड बाय एक्स। यहाँ पे नीचे आपको दिखाया गया है, जरा मैं इसको टेक्स्ट मोड से हटा लूं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपका जो है ई एस सी जो है वो किससे एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्स से वहां पे, लेकिन यहाँ पे एस ओ एच है। ठीक है, आगे एक्स फॉर एस ओ एच, एक्स जो है वो किसके लिए है, एस ओ एच के लिए है, और वाई किसके लिए है, ई ओ टी के लिए है। वाई आपका किसके लिए है, ई ओ टी के लिए, वाई को उसने किया है। और जेड के लिए क्या है, जेड के लिए था ई सी ओ, लेकिन यहाँ पे ई सी ओ नहीं है। देखें यहाँ पे ECO नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाटा स्टफिंग हुई है। उन्होंने पता क्या किया, अपने डाटे के साथ ये तीन चीजें लगा दी, ये ESC, ये ESC, ये ESC, इन तीनों के साथ लगा दिया। और फिर उन्होंने ये SOH EOT जो बेसिकली डाटे में दिए गए थे एज इट पुट कर दिए। जस्ट ECO को क्या किया उसने, यहाँ पे उसने डाटा स्टफिंग की, ECO की जगह पे उसने ये वाला कोड वर्ड लिख दिया ताकि देखने वालों को भी पता चले कि जो मेन डेटा है उसके साथ जो चीज दी गई है वो इसमें यहाँ पे चेंजिंग की गई है, यही डाटा स्टफिंग है। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया है, करैक्टर ऐड किया है अपनी तरफ से, यानी कि ये उसने की है बाय स्टफिंग। ठीक है, ये होती है बेसिकली आपकी बाय स्टफिंग के आपका एक्चुअल डाटा जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देना, उसमें रिप्लेसमेंट कर देना। द रिसीवर देन रिप्लेस ईच occurrence ऑफ ESC X एंड ESC Y एंड ESC Z बाय द क्रॉसवर्डिंग सिंगल करैक्टर। वो कह रहे हैं कि जब रिसीवर को डाटा रिसीव होगा देन फिर वो क्या करेगा, अपना जो ESC X है, ESC Y है, ESC Z है, उन तीनों का जो डाटा है उसको रिप्लेस कर लेगा क्रॉसवर्डिंग सिंगल करैक्टर के साथ। ठीक है, यहाँ पे नीचे फिगर में आपको दिखाया गया है। अच्छा, इससे अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन एरर के ट्रांसमिशन एरर क्या होता है, इसके बारे में हम जरा रीड करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसमिशन एरर। ट्रांसमिशन एरर क्यों आता है, ट्रांसमिशन एरर में अकर ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस और पावर सर्जेस एंड डिस्ट्रॉय डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। देखें फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है देन फिर क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन एरर आता है, आपका डाटा जो होता है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। या फिर क्या होता है, अगर आपकी लाइट चली जाती है, बिल्कुल डिम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, तब भी क्या होता है, आपकी ट्रांसमिशन में एरर आता है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपके ट्रांसमिशन में एरर पैदा करती हैं। और इस एरर की वजह से होता क्या है ये हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ट्रांसमिशन एरर कैसे आता है, लाइट ज्यादा होने की वजह से, लाइट कम होने की वजह से, लाइट बिल्कुल चली जाने की वजह से, इंटरनेट में प्रॉब्लम की वजह से आपकी ट्रांसमिशन में एरर आता है। और इस एरर के नतीजे में नुकसान क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। इन रिजल्ट ऑफ विच द बिट्स आर लॉस्ट आर बिट वैल्यू में बी चेंज। वो कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपकी बिट्स या तो लॉस्ट हो जाती हैं, मतलब खो जाती हैं, या फिर उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ट्रांसमिशन एरर के नतीजे में आपका डाटा का क्या नुकसान होता है, आपकी बिट्स लॉस्ट हो जाती हैं या फिर उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये ट्रांसमिशन एरर था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन देखते हैं कि इसमें क्या है। एक दफा आपको फिर बता दूं कि ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6, ये तीनों आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये लेक्चर डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी ताकि जो है आपको पता हो कि इन टॉपिक्स का मतलब क्या था,
इसलिए आपको ये पढ़ाए जा रहे हैं। वैसे इनमें से ना क्विज आएंगे, ना असाइनमेंट आएगी और ना ये एग्जाम का हिस्सा है। आप इनको स्किप करना चाहें तो लेक्चर नंबर 7 की वीडियो पे जाके आप वहां से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेक्चर फर्स्ट हमारे लेक्चर नंबर 1 2 3 एंड लेक्चर नंबर 7 से आगे हमारा जो सो ऑन सिलेबस कैरी ऑन रहेगा। आगे देखें, टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। ठीक है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए एरर डिटेक्शन यूज किया जाता है और एरर को करेक्ट करने के लिए एरर करेक्शन यूज किया जाता है। इसमें देखें, फ्रेम्स इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज इंसर्टेड बाय द सेंडर एंड चेक्ड बाय द रिसीवर। वो कह रहे हैं कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में क्या होता है कि जो यूजर होते हैं ना वो क्या करते हैं, सेंडर जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में सेंड करते हैं अपने डाटा के साथ और रिसीवर उन इंफॉर्मेशन को चेक करता है। इन दिस वे इनकरेक्ट डाटा कैन बी रिजेक्टेड। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका डाटा इनकरेक्ट होता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो इनकरेक्ट डाटा होता है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर सेंडर ने डाटा सेंड किया है और रिसीवर चेक करता है और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो देन फिर आपका इनकरेक्ट डाटा जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है, आल्सो द इनकरेक्ट डाटा कैन बी करेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। वो कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि आपका इनकरेक्ट डाटा जो है उसको करेक्ट किया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। दो ही चीजें होती है ना, एक चीज तो होती है हम इनकरेक्ट चीज को रिजेक्ट कर दें और दूसरा हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट को करेक्ट करके उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको इस्तेमाल में लाएं। तो ये दो चीजें होती हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में सिर्फ ये होता है कि डाटा इनकरेक्ट है तो रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन एरर करेक्शन अगर साथ में हो तो फिर क्या होता है, पहले एरर डिटेक्ट किया जाता है फिर उसको करेक्ट किया जाता है और अनकरेक्ट डाटा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रीटी चेकिंग में क्या है। तो प्रीटी चेकिंग में देखें तो डिटेक्ट द एरर देयर आर डिफरेंट स्कीम्स इन विच प्रीटी चेकिंग इज आल्सो कॉमनली यूज। वो कह रहे हैं कि एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यानी कि एरर को डिटेक्ट करने की और एरर को करेक्ट करने की बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कौन सी टेक्निक है, प्रीटी चेकिंग है। इन प्रीटी चेकिंग इसमें देखें, इसमें क्या होता है, इन प्रीटी चेकिंग प्रीटी रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स सेट टू द वन इन द डाटा आइटम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक नंबर ऑफ बिट्स जो है आपके डाटा आइटम के साथ सेंड किया जाता है और ये प्रीटी चेकिंग दो तरह की होती है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इवन प्रीटी, और सेकंड नंबर पे क्या होता है, ऑड प्रीटी। ठीक है, तो इवन प्रीटी और ऑड प्रीटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये दोनों होते क्या हैं। पहले इवन प्रीटी की डेफिनेशन देखें, इन एन इवन प्रीटी द नंबर ऑफ वन इज डाटा शुड बी इवन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वन का डाटा जो है वो शुड बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए आपकी इवन प्रीटी में। ठीक है, तो ऑड प्रीटी की डेफिनेशन देखें, इन एन ऑड प्रीटी द नंबर ऑफ बिट्स शुड बी ऑड नंबर। अब ऑड प्रीटी अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो नंबर ऑफ वन है वो ऑड नंबर होना चाहिए। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ, आप लोगों को जल्द से ये मैं समझा दूंगा। यहाँ पे तो देखें, आपके पास नंबर है, ठीक है, 0 1 0 1, देन फिर आप लगा लें 0, देन फिर 1, देन फिर 0, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे 0 1 0 1 इस्तेमाल होंगे। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसके हिसाब से देखेंगे, प्रीटी चेकिंग के लिहाज से देखेंगे, इसमें इवन होगा। ठीक है, हम इवन के लिहाज से देखेंगे। तो इवन में उन्होंने क्या कहा है कि आपका जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे इवन नंबर क्या है, या तो 0 होगा, 0 इवन नंबर है ना, 1 तो ऑड नंबर है। अब किस तरह से इवन देखेंगे, यहाँ पे चेक करें, 1 2 3 4, आपके 4 1 है तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे 0। ठीक है, अब ये आपका जो डाटा अगले बंदे के पास जाएगा तो उसे पता चल जाएगा ये इवन प्रीटी डाटा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ वन अगर इनको काउंट किया जाए तो एक इवन नंबर हासिल होता है। यहाँ पे देखें 4 1 है तो ये एक इवन नंबर है ना, 4 1 क्या है आपके इवन नंबर बन रहा है। तो अगर यहाँ पे 4 1 होंगे तो देन फिर क्या होगा, इवन नंबर बनेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 0 होता तो देन हम इसको इवन प्रीटी किस तरह से बनाते, तो देन हम इसमें क्या करते कि देखते कि 3 1 है तो ये तो ओड बन रहा है और हमने इवन प्रीटी डाटा भेजना है तो हम इसमें 1 प्लस कर देते। अब देखें क्या बन रहा है,
4 1 फिर बन रहे हैं, तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये एक इवन प्रीटी डाटा है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ 1 इवन वैल्यू बन रही है। अब देखें इवन की डेफिनेशन फिर से देखने, इवन प्रीटी क्या होता है। इवन प्रीटी में ये है कि आपका टोटल डाटा जो है उसमें जो नंबर ऑफ वंस हैं वो क्या बनने चाहिए, एक इवन नंबर बनना चाहिए। अब नंबर ऑफ वंस क्या है, यहाँ पे 4 हैं तो ये एक इवन नंबर बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 1 होता तो ये आपने यहाँ पे क्या ऐड करना था, देन फिर 0, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मेन डाटा, असल डाटा में आपके पास 4 1 हो, तो देन फिर आपने एक्स्ट्रा बिट 0 ऐड करनी है, क्योंकि ये 4 जो हैं वो क्या है, एक इवन नंबर बना रहे हैं चारों मिलके। आपने तब यहाँ पे 1 ऐड करना है जब आपका असल डाटा, आपका एक्चुअल डाटा ये वाला है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल डाटा है, ये आप एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं। अगर आप इवन प्रीटी इसको बनाना चाहते हैं, आप देखें अगर आप इसको इवन प्रीटी बनाना चाहते हैं तो देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन आपको, आपकी वैल्यू नंबर ऑफ 1 की इवन बननी चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं, ये आपके पास जो है नंबर ऑफ 1 जो है वो 4 हैं, ठीक है, ये वाले। अब ये 4 एक इवन नंबर है तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 नहीं था 0 होता तो ये नंबर ऑफ 1 क्या बनने थे, ओड बन रहे थे मेरे एक्चुअल डाटा में इतने में, तो मैंने फिर एक यहाँ पे ऐड करके इसको इवन बना देना था कि अब ये 4 हैं तो ये इवन बन रहा है। अब इसके उल्ट जो है ओड प्रीटी कैसे बनाएं, इवन प्रीटी हमने पढ़ लिया, अब बात आ रही है कि ओड प्रीटी कैसे बनाएं। तो ओड प्रीटी की डेफिनेशन देखें, अभी हमने क्या रीड किया, इवन प्रीटी। इवन प्रीटी में क्या था, नंबर ऑफ वंस इन डाटा शुड बी इवन नंबर, आपके डाटा में नंबर ऑफ 1 क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। अब बात आ रही है ओड प्रीटी की। ओड प्रीटी में क्या है, इन एन ओड प्रीटी द नंबर ऑफ 1 बिट्स शुड बी एन ओड नंबर। आपके ओड प्रीटी में ये होना चाहिए कि आपका जितना भी डाटा है उसमें जितने भी नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रहे हैं वो क्या बनने चाहिए, ओड प्रीटी बनने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स शुड बी एन ओड प्रीटी। अब यहाँ पे देखें आपके पास 1 है 1 है 1 है, ये एक आपके पास ऑलरेडी ओड प्रीटी है, आप इसको ओड प्रीटी बनाना चाहते हैं। अब इवन नहीं बनाना, अब हमने ओड प्रीटी डाटा सेंड करना है, तो देन फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 3 1 है और ये 3 जो है एक ओड नंबर है, तो देन फिर मुझे जरूरत नहीं है कि मैं अपने एक्स्ट्रा डाटा में यहाँ पे 1 ऐड करूं। जरूरत कब थी, जब यहाँ पे जो है वो मेरे एक्चुअल डाटा में इवन नंबर बन रहा हो। देखें अब यहाँ पे 2 1 है तो ये एक इवन नंबर बन रहा है, 2 क्या है, इवन नंबर है। अगर इसको मैं काउंट करूं 2 बनता है तो ये एक इवन नंबर है। तो अब मुझे इसको ओड प्रीटी बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 1 ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब ये ओड प्रीटी बन गया है, ठीक है। इस तरह से इसका कंसेप्ट है। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से समझें और देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। अच्छा ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है प्रीटी बिट का भी और आपका ओड प्रीटी का भी। आगे इसमें देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द प्रीटी चेकिंग। अब प्रीटी चेकिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी लिमिटेशन वही थी कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो इवन डाटा ऐड है तो फिर आपने आगे जो है वो इवन नंबर ऐड कर देना है। अगर आपके पास और नंबर डाटा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी 3 1s हैं, तो देन फिर मैं आगे 1 ऐड नहीं करूंगा, मैं 0 ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे एक्चुअल डाटा में जो है वो ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से थोड़ा समझा देता हूँ। प्रीटी कैन ओनली डिटेक्ट एरर दैट चेंज इन द ओड नंबर ऑफ बिट्स, फॉर एग्जांपल द ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमने इसको इवन प्रीटी बनाना है। देखें ओरिजिनल डाटा में कितने 1 है, 3 1 है, तो ये ओड बन रहा है, ठीक है। तो मैं +1 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये इवन प्रीटी बन जाएगा, क्योंकि अब ये 4 1 बन गए हैं और 4 जो है वो बेसिकली एक इवन नंबर है, ठीक है। आगे देखें एंड द इनकरेक्ट डाटा इज। अब यहाँ पे इनकरेक्ट डाटा क्या होगा, इनकरेक्ट डाटा ये होगा कि 1 1 3 1 एंड 2 1, ये कितने हो गए 5 एंड +1, तो ये आपका इवन प्रीटी, ये एक इनकरेक्ट डाटा है। देखें ये एक इवन बन रहा है, लेकिन यहाँ उसने क्या कहा है, We see that even number of bits have been changed due to the noise or pretty checking। देखें आपके असल डाटा में प्रॉब्लम आ गई है ना, असल डाटा में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। आपका असल डाटा तो ये था 1 0 1 0 0 0 1, लेकिन
वो चेंज हो गया, इनकरेक्ट डाटा, ये लिखा हुआ है ना इनकरेक्ट डाटा, क्या बन गया 10111001, ठीक है। तो ये फिर किसकी वजह से आया, इसमें देखें bits have been changed due to the noise, so pretty checking cannot detect this error। अब इस तरह के एरर को प्रीटी चेकिंग जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम थी, ये लिमिटेशन थी, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो डाटा तो ये है और ये भी एक इवन प्रीटी बन रहा है क्योंकि इसमें 4 1 है, और इसके बाद जो इनकरेक्ट डाटा है इसमें भी क्या है आपके 1 तो कितने बन रहे हैं 5 एंड 6, ये 6 भी एक इवन नंबर है। बेसिकली तो ये ठीक है, लेकिन डाटा वो कह रहे हैं कि इनकरेक्ट है, तो इस तरह के एरर को इवन प्रीटी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। हालांकि ये इवन प्रीटी के लिहाज से ये डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक इनकरेक्ट डाटा है। अच्छा आगे देखें, अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन स्कीम। अच्छा इसके अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन स्कीम्स भी हैं इवन प्रीटी की, वो क्या हैं, इन एडिशन टू प्रीटी चेकिंग अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म हैव बीन इंट्रोड्यूस। इसके जो अल्टरनेटिव में फिर बहुत से जो है वो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। दिस मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो वो किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं वो नीचे बताया गया। द साइज ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के लिहाज से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर है कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, कुछ जो है वो एल्गोरिथम के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। द नंबर ऑफ द बिट्स एरर दैट कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें चेकसम का टॉपिक के चेकसम क्या होता है। द सेकेंड प्रोसीजर यूज टू डिटेक्ट एरर इज चेकसम। अब हम बात करने वाले हैं चेकसम के बारे में कि इसमें हम किस तरह से जो है वो एरर को डिटेक्ट करते हैं। इन दिस प्रोसीजर, यहाँ से रीड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। In this procedure, data is treated as the sequence of integer and their arithmetic sum is computed and their carry bits are added to the final sum। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक टेक्निक अपनाई जाती है, आपके पास जो इंटीजर डाटा होता है या फिर आपके पास जो करैक्टर डाटा होता है ना, उनका जो आपका अर्थमेटिक सम है उसको जो है आपके कैरी बिट के साथ जमा कर दिया जाता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। तो देन फिर उन दोनों को मिला के एक फाइनल सम बना लिया जाता है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के लिहाज से। एग्जाम्पल में देखें जरा, यहाँ पे हेलो वर्ड एक वर्ड दिया गया है, हेलो वर्ड एक वर्ड दिया गया है, और इस वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया है, हेक्सा में इस वैल्यू को चेंज किया गया है। अब देखें एच की हेक्सा वैल्यू क्या है, इसके लिए या तो आपको टेबल याद करना पड़ेगा या फिर आपको टेबल में देखना पड़ेगा। अब देखते हैं टेबल में एच की वैल्यू है कितनी। बेसिकली ये देखें ये एच है और इसमें जो आपकी हेक्सा वैल्यू है एच की 68 है, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 68 है हेक्सा वैल्यू। बाकी तो इसके दूसरी बाइनरी ऑक्टा डेसिमल ये सारी वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमें क्या किससे चेक करना है, हेक्सा वैल्यू को। तो हेक्सा वैल्यू 68 है, तो यहाँ पे 48 लिखी हुई है एच की, सॉरी हेक्सा वैल्यू यहाँ पे देखनी है इसकी, तो ये 48 है आपकी हेक्सा वैल्यू जो है वो 48 है एच की, ठीक है। वो स्मॉल एच की 68 है, हमने जो है वो अपर केस वाले एच की वैल्यू देखनी थी। यहाँ पे देखें तो एच अपर केस है, लोअर केस में नहीं है, तो अपर केस वाले की वैल्यू 48 है। आगे इसके बाद ई है, तो हम वैल्यू ई की देख लेते हैं कि ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो ई की वैल्यू 65 है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि ई जो है यहाँ पे लोअर केस में है, तो ई की वैल्यू देखेंगे तो 65 है। इस तरह सारे वर्ड्स की जो वैल्यू ऐड कर ली जाती हैं। आपको मैं सभी चेक करवाने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, हम लास्ट वाले की चेक कर लेते हैं कि डी की वैल्यू वहां टेबल में क्या दी गई है। तो चेक करते हैं डी की वैल्यू क्या दी गई है। या देखें डी की वैल्यू 64 है, तो वहां पे भी डी की वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल 64 ऐड की गई है। सबसे पहले क्या करते हैं चेकसम में, आपके जो भी वर्ड हैं जो भी डाटा है उनकी हेक्सा वैल्यूज को लिख लेते हैं साथ में टेबल में, ठीक है। ये भी एक वर्ड है, ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका ये भी एक वर्ड है और इसकी भी एक वैल्यू होगी यहाँ पे। ये देखें ये 2e इसकी वैल्यू है, ठीक है। यहां से इन्होंने इसकी वैल्यू ऐड की हुई है 2e। अब इनको मिला के क्या बना रहे हैं वो फाइनल चेकसम। देखें 48 एंड 65 इसको प्लस कर लिया, फिर क्या किया आपके 6c एंड 6c इन दोनों को प्लस कर लिया, ये फाइनल सम बना रहे हैं। ये चेकसम की टेक्निक है। 6f एंड 20, ये 20 किसकी वैल्यू है, स्पेस की वैल्यू है।
अगर हम वहां पे चेक करें तो स्पेस की वैल्यू जो है वो 20 आई थिंक दी गई होगी, अगर यहाँ पे स्पेस दी गई हुई तो 20 वैल्यू जो है यहाँ पे बेसिकली किसकी है, स्पेस की वैल्यू है 20। ये देखें यहाँ पे जो है स्पेस की वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। तो देन फिर इसी तरह से आगे सो ऑन, इनको मिला के जो है वो फाइनल इनका सम बना लिया गया। अगर इन तमाम को सम का जमा किया जाए तो क्या बनता है, 71FC। तो ये चेक सम की टेक्निक है। चेक सम में इस तरह से आपका डाटा जो है वो चेक किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह टेक्निक समझ आ गई होगी। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं सेकंड रिडंडेंसी चेक, ठीक है। सेकंड रिडंडेंसी चेक CRC होता है। इसमें क्या होता है, टू एनेबल अ नेटवर्क सिस्टम टू डिटेक्ट मोर एरर विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो है वो सबसे डिफरेंट है। इसमें क्या है, आपको आपके इंफॉर्मेशन जो है उनको इंक्रीज नहीं करना पड़ता, ठीक है। इन ईच पैकेट एंड अदर मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच इज मेड विच इज कॉल्ड CRC, ठीक है। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि CRC में क्या होता है, CRC में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ती अपने डाटा को उसमें जो एरर है उसको डिटेक्ट या फिर करेक्ट करने के लिए। तो अगला हमारा देखें हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज इन CRC। तो CRC में दो तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें शिफ्ट रजिस्टर यूज होता है, और नंबर सेकंड पे है एक्सक्लूसिव OR, यानी कि XOR इसको आप कहते हैं। एक्सक्लूसिव OR को आप XOR भी पढ़ते हैं। ये दो जो हैं यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट CRC में यूज होते हैं, ठीक है। तो इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना इनमें से असाइनमेंट आनी है और ना इनमें से कोई क्विज वगैरह आना है। तो आज का लेक्चर बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस लेक्चर को आपने जस्ट इंफॉर्मेशन लेना है, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाना। ना मैंने इस लेक्चर को डीपली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये आपके असाइनमेंट क्विज GDP का हिस्सा नहीं है, यहाँ तक कि इसमें से पेपर भी नहीं आना फाइनल टर्म का, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको लेक्चर नंबर 3 पे लेके चलता हूँ। वहां पे सर ने बताया था कि ये जो लेक्चर है आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ से शो करवा देता हूँ। ये देखें आपका लेक्चर नंबर 3, अगर आप इसमें देखेंगे तो सारे में बताया हुआ है कि चैप्टर 4, 5, 6 डील विद द कोर्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ये डाटा कम्युनिकेशन कोर्स के साथ डील करते हैं, यानी कि उसके रिलेटेड हैं, विच हैज बीन स्टडीड एज द सेपरेट। इनको हम अलहदा ही पढ़ेंगे कोर्स एरियल। इसमें क्या है, इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट दिस चैप्टर विल कंटेन नो असाइनमेंट और क्विज एंड दोस चैप्टर विल आल्सो बी आउट ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारे चैप्टर जो हैं 4, 5 एंड 6, ये 3 चैप्टर जो हैं वो आउट ऑफ एग्जामिनेशन है। इनमें कोई असाइनमेंट क्विज वगैरह नहीं आने। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को नीचे कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।